हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 14 सितंबर। ठीक है। तो आज इंपॉर्टेंट न्यूज क्या क्या आई है द हिंदू न्यूज पेपर में, आज हम वो देखेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल केजरीवाल वॉक फ्री। तो केजरीवाल सर को, जो दिल्ली के अभी सीएम है, उनको क्या है, बेल मिल चुकी है। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखना है। डेली ये न्यूज में आता है तो सुप्रीम कोर्ट तो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए, फिर भी हम जल्दी जल्दी से थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। इंस्पायर्ड कहाँ से है? इंडियन जुडिशरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुबॉर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 से 147 तक है। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, स्टार्टिंग में 7+1 यानी कि 8 जज थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट जज की स्ट्रेंथ बढ़ा या घटा सकती है। अभी 34 जजेज हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी सलाह पे करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो बाकी जजेज से वो मतलब एडवाइज लेते हैं। ठीक है। अब जो एडवाइस दी जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, किसको? प्रेसिडेंट को, वो क्या है, बाइंडिंग है। ये बोल दिया था किस जज केस में? सेकंड जज केस में। थर्ड जज केस में क्या बोल दिया था कि वो बाइंडिंग तो है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दो जज के अलावा, दो जज की नहीं बल्कि चार और जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनसे पूछ के फिर एडवाइस देनी होगी। सेकंड जज केस में तो यानी कि दो ही जज से पूछ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एडवाइस देनी होगी। और थर्ड जज केस में जो 1998 में आया था, वो मतलब क्या थी, चार और जज से पूछ के जो सीनियर मोस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको एडवाइस देगा। ठीक है। अगर बिना कंसल्ट करे, मतलब वो मतलब रिकमेंड कर देते हैं, तो वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है। क्वालिफिकेशन में क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए जो जजेज की क्या, सुप्रीम कोर्ट के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट में 5 साल का काम एज ए जज या फिर एज ए एडवोकेट 10 ईयर वर्क। ठीक है। और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। कोई मिनिमम एज नहीं है, ये याद रखना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके लिए। ओथ कौन दिलाता है इनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सैलरी इनकी कहाँ कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट, सॉरी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करती है इनकी सैलरी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा इनकी जो सैलरी है वो वेरी नहीं कर सकती। 10 और 65 ईयर एज तक होता है इनका। ठीक है। रिजाइन कर सकते हैं ये, प्रेसिडेंट को रिमूव किए जा सकते हैं किसके द्वारा? इम्पीचमेंट के द्वारा, जब दोनों हाउस। और इनके रिमूव करने ग्राउंड क्या है? प्रूव्ड मिस बिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। ठीक है। प्रोसीजर है जो इससे रिलेटेड, रिमूवल से रिलेटेड, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। वो कहाँ लिखा है? जज इंक्वायरी एक्ट में। रिमूवल मोशन कैसे स्टार्ट होता है? 100 मेंबर तो लोकसभा के और 50 मेंबर राज्यसभा के जब साइन कर देते हैं, साइन करके स्पीकर या चेयरमैन को दे देते हैं रिमूवल मोशन को, तो वो स्टार्ट हो सकते हैं। स्पीकर या चेयरमैन उसको एडमिट भी कर सकता है या फिर उसको रिफ्यूज भी कर सकता है। मान लो लोकसभा में 100 मेंबर ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। या फिर राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है 50 मेंबर ने। तो जो लोकसभा का चेयरमैन है, वो इसको मना कर सकता है कि हम नहीं स्टार्ट करेंगे, ये मतलब एलिगेशन सही नहीं है। बट अगर मोशन उसने एडमिट कर ली, तो जो स्पीकर या चेयरमैन है वो एक 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा। वो कमेटी पहले इन्वेस्टिगेट करेगी। उस कमेटी में कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जज ऑफ या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश जरिस्ट। ठीक है। अगर कमेटी को लगता है कि ये जो चार्जेस हैं उसमें वो गिल्टी है, तो फिर वो क्या करेंगे, उनको फर्दर प्रोसीड कर देंगे और जो मोशन है वो पास की जाती है बोथ हाउस के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। कौन सी मेजोरिटी? टोटल मेंबरशिप के 50%। जितनी टोटल मेंबरशिप है, मान लो 550 है लोकसभा की, तो उसके 50% लोग प्रेजेंट होने चाहिए, प्लस 2/3। उस 50% का भी क्या, 2/3 मिनिमम क्या होने चाहिए? प्रेजेंट एंड वोटिंग इन फेवर ऑफ रिमूवल। अगर दोनों हाउस से पास हो जाती है तो उस डेट से उनको हटा दिया जाता है। प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करते हैं। आज तक किसी को भी इम्पीच नहीं किया गया, किसी भी जज को। एक एक्टिंग जज होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का एज एन एक्टिंग जज। ठीक है। कब? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वैकेंट हो या चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है सीजेआई वो absent हो। ठीक है। एक होते एडहोक जज। ठीक है। जब परमानेंट जज का वो कोरम है वो कम हो सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक हाई कोर्ट के जज को एडहोक जज कर सकते हैं, मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए। ठीक है। बट किसकी कंसेंट से करेंगे? चीफ, मान लो किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज अपॉइंट करना है, तो वो जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसकी सलाह से और प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। जब वो एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो वो सारी प्रिविलेज, ज्यूरिडिक्शन पावर वो सब एंजॉय करेगा। रिटायर्ड जज,
चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट से कि आप आइए, या फिर हाई कोर्ट से कि आइए आप एज एन मतलब कि कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी, कुछ पीरियड के लिए, क्योंकि शॉर्टेज है तो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके लिए सबके लिए प्रीवियस कंसेंट किसकी चाहिएगी, हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, और ऐसे जज को वही अलाउंस मिलेंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, याद रखना ये बात। जो कौन डिसाइड करा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जुरिडिक्शन पावर वो सब मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, बट उसको जज, शी विल नॉट बी डीम्ड टू बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट उसको जज नहीं माना जाएगा रियल में, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए आए। ठीक है, तो ये तीन टाइप के जज थे, एडहोक, एक्टिंग और रिटायर्ड। प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिडिक्शन देखो, ओरिजिनल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसको सोल्व कर सकता है, वो कहीं नहीं सोल्व हो सकता। एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल। ठीक है, एक्सक्लूसिव का मीन कोई और कोर्ट डिसाइड ही नहीं कर सकता। ओरिजिनल में मतलब कि फर्स्ट इंस्टांस में ही सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट नहीं जा सकते आप। ऐसे कौन से हैं, जैसे दो स्टेट के बीच में आपस में झगड़ा हो गया, या सेंटर और स्टेट के बीच में हो गया, तो फर्स्ट इंस्टांस में ही हमें कहा जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में। ओरिजिनल जुरिडिक्शन आर्टिकल 131। रिट जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट रिट को इशू कर सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है, और जो रिट जुरिडिक्शन है वो ओरिजिनल तो है बट एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है रिट, याद रखना। अपीलेट जुरिडिक्शन, अपील किए जा सकते हैं हाई कोर्ट के जो भी मतलब कि जो जजमेंट आई है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, इन सब में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हाई कोर्ट इम्प्रीजनमेंट दे देता है 10 साल या उससे ज्यादा की, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है केस। अपील बाय स्पेशल लीव, आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट अपनी इच्छा से कोई भी मैटर जो किसी अन्य कोर्ट या ट्राइब्यूनल के अंडर में चल रहा है वो अपने अंडर ले सकता है। ठीक है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट एडवाइज ले सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दो केसेस में, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और किसमें, लॉ या फैक्ट की कोई भी बात हो। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी में उसको एडवाइस देना बाइंडिंग होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, लेकिन लॉ या फैक्ट में वो एडवाइस दे या ना दे उसकी मर्जी होती है। कोई भी एडवाइस को मानना ना मानना वो प्रेसिडेंट की मर्जी होती है, वो क्या करे, माने या ना माने। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है जो उसमें सारी स्टेटमेंट होती है ना वो रिकॉर्ड की जाती है, और उनको एज ए प्रूफ जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें उनको क्या किया जा सकता है, पब्लिश किया जा सकता है, उनको एज ए प्रूफ माना जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है एक, अगर हम कोर्ट दो टाइप का होता है कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट अगर सुप्रीम कोर्ट की बात ना माने, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है कि सेकेंडलाइज करना अथॉरिटी को, कि कोर्ट के बारे में कुछ भी नेगेटिव भद्दर प्रचार करना। और सिविल कंटेम्प्ट होता है उनके ऑर्डर वगैरह को ना मानना। तो ये दोनों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो इस तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा टॉपिक है वो कवर हो गया। आगे चलते हैं। मणिपुर वॉयलेंस हो रही है, इस पे ये कंटिन्यू ही चल रही है तब से। ईडी ने सीज कर लिया कैश को बिलियन फ्रॉम द प्रीमियस लिंक टू बिहार आईएएस ऑफिसर से। ठीक है, अब ईडी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है, ये कैसे, मतलब कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ठीक है, प्राइमरी मैंडेट क्या है, एनफोर्स करना इकोनॉमिक लॉ और कॉम्बैट करना इकोनॉमिक क्राइम को, मनी लॉन्ड्रिंग को, और फॉरेन जो एक्सचेंज लॉ है उन सब के बारे में इसको रेगुलेशन करना है और उनको एनफोर्स करना है। एस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुई थी, पहले नाम था इसका एनफोर्समेंट यूनिट, उसके बाद, और ये किसके अंडर में थी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर में थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक है, ये किसके लिए बनाई गई थी स्टार्टिंग में, फेमा एक्ट 1947, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फिर एनफोर्समेंट यूनिट है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ था, दिल्ली था। वो डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के द्वारा हेड किया जाता है। फिर एक साल बाद उसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया गया। ठीक है, और 1960 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का वो ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के पास। पहले किसके पास था, इकोनॉमिक अफेयर, फिर रिवेन्यू के पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या है, शॉर्ट पीरियड 1973 से 1977 तक जो डायरेक्टोरेट है वो अंडर रहा, किसके अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंडर रहा वो।
ठीक है। तो वो डायरेक्टोरेट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंडर में रहा। फिर 1977 में क्या हुआ, डायरेक्टोरेट है उसको फिर से ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ पे, उसको ट्रांसफर कर दिया गया बैक टू अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू वेयर इट हैज बीन फंक्शनिंग एज ऑफ नाउ। अब ये किसके अंडर में है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर में है, याद रखना। ओवरऑल बात यह है कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर में है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है, रीजनल ऑफिस हैं, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जोनल ऑफिस हैं, सब जोनल ऑफिस हैं, कंपोजिशन है, डायरेक्टर होते हैं, सब डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, रिक्रूटमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती है, अलग अलग फोर्सेज से आते हैं लोग। अपॉइंटमेंट डायरेक्टर जो ईडी का है वो अपॉइंट किया जाता है सीवीसी के एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग, याद रखना। डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है सीवीसी किसके रिकमेंडेशन पे, सीवीसी भी डायरेक्ट नहीं करती, एक कमेटी होती है जो कि उसको क्या करती है, रिकमेंड करती है, डायरेक्टर का नाम सीवीसी होते हैं, उसमें चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और जो सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, पर्सनल अफेयर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। टेन्योर जो है ईडी का वो पहले 2 साल था, अब क्या कर दिया, 5 साल बढ़ा दिया, हर साल एक बार एक्सटेंशन दी जा सकती है, मैक्सिमम 3 टाइम, यानी मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है, मिनिमम 2 ईयर का हो सकता है। ठीक है। फंक्शन क्या है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को अप्लाई करना, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को क्या करना, अप्लाई करना, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट को अप्लाई करना। ठीक है। अब कुछ स्टेचुटरी प्रोविजन भी है, पीएमएलए एक्ट के बारे में बताया है, अब ये सारा तो हम देखेंगे नहीं, तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या है, जुरिडिक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का वो बढ़ा दिया गया, किसी भी पर्सन या फिर लीगल एंटिटी अक्रॉस इंडिया। ठीक है। सो मोटो, देखो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कैन नॉट इनिशिएट एक्शन सो मोटो ऑन इट्स ओन, सो मोटो पावर इसके पास नहीं है, याद रखना। ठीक है। और प्रॉपर्टी को ये अटैच कर सकता है, इन्वेस्टिगेट करता है, फेमा और पीएमएलए एक्ट के अकॉर्डिंग स्पेशल कोर्ट होते हैं पीएमएलए के। ठीक है। सिग्निफिकेंस इसके बारे में हमें बताइए, क्रिटिसिज्म भी होती है इसकी जैसे। तो इस तरह से हमने ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में देखा। ठीक है। इनफिल्ट्रेशन हैज टेक प्लेस इन संथाल परगना, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट्स लेस देन एक्सपेक्टेड सेंटर। उन्होंने कहा कि जो संथाल परगना है वहां पे इनफिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है लोगों की, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है। अब ट्राइबल एरिया में तो ट्राइबल लोग ही रहेंगे, तो वहां उनकी नहीं तो कल्चरल वगैरह उनमें इशू आ जाते हैं। ठीक है। तो अब संथाल परगना से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट बेस देख लेते हैं कि क्या बैकअप है इससे रिलेटेड, मतलब कि इससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है। एक संथाल कहाँ से आया है, ये संथाल रिवोल्ट हुआ था एक। ठीक है। झारखंड में एक संथाल रिबेलियन है जो कि आज प्रेजेंट झारखंड में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 के बाद अपना जो मतलब कि इंप्लीमेंट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, रिवेन्यू पॉलिसी को एक्ट करने के लिए वहां पे अपने सारे लॉ वगैरह लगा दिए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो वहां क्या हुआ था, जो संथाल ट्राइबल हैं वो जो राजमहल हिल में रह रहे थे उड़ीसा में। ठीक है। राजमहल हिल अभी दिखा देते हैं आपको कहाँ है। अ, राजमहल हिल झारखंड में है। तो यहाँ राजमहल हिल है जो कि कहाँ है, झारखंड में। तो ये बिल्कुल बंगाल के पास, मतलब कि यहाँ, तो झारखंड में राजमहल हिल है, वहां पे वो जो ट्राइब लोग हैं वो वहां रह रहे थे। तो फिर क्या हुआ, 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमार्क कर दिया दामिन ए कोह को फ्रॉम द रीजन ऑफ झारखंड एंड गेव इट टू संथाल टू सेटल विद ए प्रोमिस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन देयर लैंड। उन्होंने कहा कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है। बट ब्रिटिश की जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ती गई, एंड द रेंट टू द संथाल रेज टू एक्सोब्रियंट रेट। अल्टीमेटली संथाल वर ट्रैप्ड इन ए सिचुएशन वेयर दे हैड द ओनली ऑप्शन टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो कुछ ऐसे इशू क्रिएट हुए कि उनको ब्रिटिशर के अगेंस्ट क्या करना पड़ा, रिबेल करना पड़ा। तो 1855 में सिद्धू और कानू, चांद भैरव, इन सब लोगों की लीडरशिप में एक वॉर हुआ, इन्होंने गुरिल्ला वार फाइट की। ठीक है। तो काफी ज्यादा लोगों ने सक्सेसफुली उनका ब्रिटिश का मतलब कि क्या किया, अपोज किया। तो ये उसके बाद फिर एक एक्ट भी आया, संथाल प्रगना टेनेंसी एक्ट, जिसमें उन सब के प्रोविजन को मान लिया गया। तो ये था संथाल रिबेलियन के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है एडिटोरियल में क्या क्या है आज इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। देखो, बीइंग ट्रांस इज बीइंग ह्यूमन, आज ट्रांसजेंडर के ऊपर क्या है, एक आर्टिकल आया है, ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जेंडर जस्टिस GS2 सोशल जस्टिस में, और GS1 सोसाइटी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं मेंस के लिए। तो देखो, अब जो राइटर हैं वो क्या बोल रहे हैं, कविता कृष्णन हैं वो राइटर हैं। लास्ट ईयर एट ए क्लोज डोर ट्राइब्यूनल आई मेट सेवरल वेरी यंग ट्रांस पर्सन फ्रॉम रूरल एंड अर्बन वर्किंग क्लास कम्युनिटीज। ट्रांस पर्सन से मिली है। इट वाज हार्ट ब्रेकिंग टू सी टीनेजर ब्रूटलाइज एंड इविक्टेड बाय फैमिली। जो ट्रांस पर्सन होते हैं उनको फैमिली से निकाल दिया जाता है और वो सुसाइड अटेम्प्ट तक करते हैं, और कि वो उनकी कोई लाइफ नहीं है, उन्होंने अपनी लाइफ जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सारी डिबेट में एक ट्रांसजेंडर का क्वेश्चन खड़ा होता है कि वो क्या क्या उन लोगों को भी जीने का अधिकार है, और क्यों इस सोसाइटी में उनको ऐसी नजर से देखा जा सकता है। ठीक है, अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये है वो है, बट ये क्या है कि एवरी ह्यूमन बीइंग को रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट का अधिकार है, उसको राइट है कि वो रिस्पेक्ट से जिए। ठीक है, तो अगर उसको यही, इसी के बारे में हमें क्या कर दिया, सेल्फ फूड को ही हमने डिनाई कर दिया कि वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ना वो ह्यूमन बीइंग है, तो वो फिर उनका जो ये राइट है उसको क्या कर रहा है, ये मतलब कि वोलेट कर रहा है। यूनिवर्सल टुडे बट प्रॉब्लम इन द पास्ट, अब तो प्रॉब्लम ये स्टॉप पीछे से ही रही है, ये अभी तो प्रॉब्लम कोई जनरेट नहीं हुई। ठीक है, यूनिवर्सल नहीं है ये प्रॉब्लम पास्ट से ही चलती आ रही है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट दैट आर टुडे एस्टेब्लिश यूनिवर्सल वंस ट्रीटेड क्वेश्चन, जो ह्यूमन राइट के जो क्वेश्चन है वो जो अभी स्टार्ट हुए हैं, वो अभी दिख रहे हैं हमें प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम पास्ट पास्ट से ही है। जो स्लेवरी क्वेश्चन है, वोमेन क्वेश्चन है, ये सारे प्रॉब्लम पास्ट से, ये सेग्रीगेशन क्वेश्चन है, अनटचेबिलिटी है, हम ये सब क्वेश्चन तो देखते हैं, होमोसेक्सुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो all title of writing by some of the best known historical figure in the world as well as letter to editors. Bathroom segregation was the rationalized as necessary to protect white women from predatory black men on the prowl. Police raids on bathroom to arrest gay men were rationalized to keep boys safe. Bathroom bill to keep trans women from raping women in toilet are following as a tired old script. अब ये क्या बोल रहे हैं कि देखो, मतलब कितना सेग्रीगेशन किया जाता है, मतलब पहले मेल फीमेल के अलग अलग बाथरूम वगैरह सेग्रीगेट किए जाते हैं, अब जेंडर जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए भी एक अलग से मतलब क्या है, बाथरूम वगैरह बनाए जाते हैं, सो दैट उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। एक नाजी मेंबर थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, उन्होंने क्या किया, एक प्रपोज की पॉलिसी की जो लेडीज पार्टिसिपेट कर रही है गेम्स में 1940 में, उनको क्या करना चाहिए। हाँ, तो क्या बात थी कि जो नाजी मेंबर है उन्होंने क्या किया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उन्होंने प्रपोज की थी एक पॉलिसी की, लेडीज जो पार्टिसिपेट कर रही है ना इस गेम में 1940 में, सेल्फ प्रोड्यूस्ड डॉक्टर्स सर्टिफिकेट स्टैंडिंग दैट दे आर वुमेन, उनको ये दिखाना पड़ता था कि वो वुमेन है। और वो पॉलिसी 1948 में आई जब नाजी डिफीट हुए लंदन गेम्स में। ऑफिशियली रिक्वायर्ड फीमेल ओलंपियन टू सबमिट एन एफिडेविट साइंड बाय डॉक्टर सर्टिफाइंग दैट दे वर वुमेन, कि वो वुमेन थी, उनको ये दिखाना पड़ता था। अब मेन क्वेश्चन क्या है, अब सिविल राइट भी इनको डिनाई किए जा रहे हैं, मतलब कि ट्रांसजेंडर को भी स्टार्टिंग में फीमेल को भी डिनाई किए जा रहे थे, तो मतलब हमारी सोसाइटी किधर साइड जा रही है। ठीक है, प्रोग्रेसिव जो इंटेलेक्चुअल है, एक्टिविस्ट हैं, वो तो चाहते हैं कि ओपनली सारी चीजें हों, बट ये मतलब कि इसके ऊपर एक रैशनल डिबेट की जरूरत है कि नहीं है। अब जैसे जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ट्रांस जो राइट हैं, उनको अनरीजनेबल जो मॉब होती है वो क्या करते हैं, मतलब कि बुलिफाई करते हैं, वोइलेंस होती है। तो ये सारे जो इशू हैं आज के टाइम पे ट्रांसजेंडर इनको बड़ी बुरी तरह से इन इशू को फेस कर रहे हैं। तो क्या इससे कोई एंग्री नहीं होगा, गुस्सा सबको आएगा।
क्योंकि ये ब्लैक वुमेन के साथ हो चुका है, वुमेन्स के साथ हो चुका है, ब्लैक पीपल के साथ हो चुका है, लेस्बियन और गे के साथ अभी हो रहा है। द जेंडर क्रिटिकल मंत्रा इज दैट बायोलॉजिकल सेक्स इज रियल। वो बोलते हैं कि जो बायोलॉजिकल सेक्स है वो रियल है। कोरोलरी इज दैट ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी इज नॉट रियल। और वैसे कहते हैं ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी रियल नहीं है, बस जो जेंडर सेक्स है वही रियल है, जो जेंडर के क्रिटिसिज्म वाले हैं। जेंडर क्रिटिकल प्रोग्रेसिव लॉबी फॉर लॉ पेनलाइज और प्रोहिबिटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांस पर्सनहुड एज रियल। वो मानते ही नहीं कि ये लोग भी रियल हैं, ट्रांसजेंडर। कौन सी लॉबी? जेंडर क्रिटिकल जो लॉबी है, मना करते हैं ये। And far-right work to enact such law. In 2022-23, Republican member of the U.S. Congress introduced a bill which, if passed, would prohibit federally funded library and school from keeping any material with information on sexual orientation, gender identity, sex education. एक बिल लेके आया गया, रिपब्लिकन जो मेंबर हैं यूएस कांग्रेस के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिल। अगर ये पास हो जाता है, ये किसको प्रोहिबिट करेगा? वुड प्रोहिबिट जो फंडेड लाइब्रेरी और स्कूल हैं उसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी या फिर सेक्स एजुकेशन ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ये ऐसा कुछ नहीं होगा तो ये दो ही जेंडर को मानेंगे, सिर्फ मेल और फीमेल, ट्रांसजेंडर तो रह गए ना। तो ऐसे क्या होगा, उनको उनकी आइडेंटिटी को ही नहीं मानेंगे, ये एक्सेप्टेंस ही नहीं मानेंगे कि होमोसेक्सुअलिटी रियल है। होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है वैसे, मैं इन लेमन लैंग्वेज बता देता हूँ। अगर मेल के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं इन बर्थ कि वो मेल से ही सेक्स करे, फीमेल के अंदर ऐसे होते हैं वो फीमेल से ही करे, ठीक है। होमोसेक्सुअल, सेम सेक्सुअल। अब मेल अगर फीमेल से सेक्स करता है जब तो उसको बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअल, ठीक है, जो कि जनरली है, लेकिन ये बहुत कम है। लेकिन इनके भी राइट तो हैं। अब इनका कसूर क्या है कि ये पैदा हो गई और इनके अंदर ऐसे हार्मोन क्रिएट हो गए, ठीक है। तो अब ये बोला गया है, आगे चलते हैं। एग्जिस्टेंस इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट डिबेट। सोशल साइंटिस्ट हैं वो एग्नोस्टिक नहीं है कि क्वेश्चन ऑफ ट्रांस एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस है या नहीं, बट क्लेम टू ऑफर एन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्पैशनेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द emergence of trans person as a symptom of political philosophy or ideology. Emergence implies that being trans is a trend, here today gone tomorrow. ये कह रहे हैं कि देखो अभी आजकल हम इनकी आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, ये ट्रेंड में, लेकिन ये कल को ये खत्म हो जाएगा, फिर उनके राइट्स को कौन, उनके बारे में कौन केयर करेगा? ह्यूमन बीइंग एंजॉय कब कर सकता है राइट को? अगर उसकी आइडेंटिटी रियल हो तभी तो कर सकता है ना, उसको रियल मान ही नहीं रहे। अब ट्रांस पर्सन को जब हम रियल मानेंगे, ट्रांस आइडेंटिटी को मानेंगे कि वो भी ह्यूमन बीइंग है, तभी तो अपने राइट को एंजॉय कर सकते हैं। The openly partition far-right discourse declares trans person and non-binary sexuality to be a synthetic symptom of gender ideology such as gender critical discourse does. जो राइटिस्ट ग्रुप है ना, फार राइट, वो मानते ही नहीं ट्रांस पर्सन को, और सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल को ही मानते हैं। द लेटर प्रिटेंड्स नॉट टू नोटिस दैट द फॉर्मर डिक्लेयर ह्यूमन राइट, मल्टीकल्चरलिज्म, delegitimization of hierarchy of caste, race, gender, abortion, homosexuality also to be symptoms of liberal elite ideology. तो ये सारी चीजें हैं, उनको वो मान ही नहीं रही। What is the relationship of the sexual identity and the gender of mind and body? सेक्सुअल आइडेंटिटी और माइंड और बॉडी के जेंडर में क्या डिफरेंस है? इज इट बायोलॉजिकली सेल्फ एविडेंट दैट ए वुमन इज ए ह्यूमन बीइंग हु बिलोंग टू द सेक्स क्लास दैट प्रोड्यूस लार्ज गैमेट? क्या सिर्फ एक वुमेन को ये माना जाए कि वो लार्ज गैमेट क्रिएट करती है इसलिए वो एक सेक्स क्लास से बिलोंग करती है? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, फेमिनिज्म से रिलेटेड इशू आ जाए तो सीएसआईआर वाले इनको यूज कर सकते हैं, और ये हम पढ़ते भी हैं। साइमन डे बरी, ठीक है, इन्होंने क्या बोला था एसडीबी ने? अंडरस्टैंडिंग वाज द अपोजिशन ऑफ रोलिंग हर आइकॉनिक वर्क द सेकंड सेक्स। इनकी एक बुक थी दी सेकंड सेक्स, आप वुमेन वाले इशू में भी इनको कोट कर सकते हो कि वुमेन की डेफिनेशन पे ही एज ए woman as a womb and ovary. On the next page she said male female binary is not as obvious as seem. उतने obvious नहीं है। The very meaning of division of the species into sex is not clear. इसने एक फेमस स्टेटमेंट दी थी, वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स ए वोमेन, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो ओवरऑल इस एडिटोरियल में यही बोला गया है कि देखो आजकल क्या हो रहा है, हम मतलब कि यही है, हम
जो राइटिस्ट है या फिर जो बाकी लोग हैं वो ट्रांसजेंडर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ऐसे ही एक टाइम पे फीमेल के साथ हुआ था, फीमेल को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी। तो उनके लिए भी हमें क्या है, और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। और सेक्स, जो सेकंड सेक्स है, जो बुक है सेकंड सेक्स, उन्होंने चैलेंज किया है जो लॉन्ग टर्म स्टेटस है मेल फीमेल का, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं कि उसी को एक्सेप्ट करो, ये सिर्फ मतलब कि ट्रांसजेंडर को भी, मतलब कि उनको भी आइडेंटिफाई करो, उनके भी अपनी अपनी मतलब की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर एक ह्यूमन की तरह से मतलब कि जो ट्रांसजेंडर हैं और जो बाकी मतलब लेस्बियन गे ये सब लोग हैं, उनको ह्यूमन की तरह से ट्रीट करो, डीह्यूमनाइज मत करो, उनको भी सेम डिग्निटी दो, सेम लिबर्टी दो। सोसाइटी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया इन्होंने बाद में। अब मेन चीज क्या है, कंक्लूजन, इट इज ट्रांसकेप्टिस, not trans person who are fragmenting the internal human self, integral human self. To be trans or gay is to be human. To study this part determine their realness is always ready a dehumanizing exercise. अगर हम आज तक भी मतलब कि ट्रांसजेंडर को रियल नहीं मान रहे हैं, उनको ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, तो ये एक डीह्यूमनाइजिंग टेंडेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के ऊपर आर्टिकल आया था कि इन्फ्लेशन शुड नॉट बी अलाउड टू अंडरमाइन द इकोनॉमिक मोमेंटम। ठीक है, ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी हमें नहीं मिली, तो अब इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में हमने कल देखा था, इन्फ्लेशन के टाइप देखे थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी कल वाली। तो इन्फ्लेशन कितने टाइप की होती है ये भी देखा था, डब्ल्यूपीआई देखा था, सीपीआई देखा था हमने, जीडीपी डिफ्लेटर देखा था। इफेक्ट इन्फ्लेशन के किसके ऊपर कितने पड़ते हैं, बोरोवर के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होते हैं या फिर लैंडर के ऊपर? जो पैसे लेता है बोरोवर, लैंडर जो उधार देता है, बोरोवर उधार लेता है, किसके ऊपर पड़ता है ज्यादा? फायदा किसको होता है? बोरोवर को। ठीक है, प्रोड्यूसर वर्सेस कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के को फायदा होता है, कंज्यूमर को? किसको फायदा होता है? प्रोड्यूसर को होता है, क्योंकि कंज्यूमर को उसी अमाउंट के लिए ज्यादा मनी पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड इश्यूअर गेन करता है और जो बॉन्ड होल्डर है वो लॉस करता है। प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे किसको फायदा होता है? सेविंग्स पे क्या इंपैक्ट पड़ते हैं? इन्फ्लेशन रिड्यूस कर देती है वैल्यू ऑफ मनी को, तो होल्डिंग मनी इज नॉट अच्छी बात नहीं मानी जाती। मान लो मैंने 10,000 रुपए आज बचा के रख लिया, अगर मैं 20 साल बाद इन्हीं 10,000 रुपए को निकालूंगा तो क्या वैल्यू होगी? 10,000 रुपए में आज मैं बहुत चीज खरीद सकता हूँ, मान लो एक एंड्रॉइड मोबाइल खरीद सकता हूँ, तो 20 साल बाद क्या मैं वही खरीद सकता हूँ? नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी ना। तो ये सारी चीजें हैं। कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी मेजर है। देखो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ना क्या हुआ है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक 2015-16 में उर्जित पटेल के लीडरशिप में चेयरमैन थे वो, जो उसके एक मॉनेटरी कमेटी बनाएगी। मॉनेटरी कमेटी क्या करेगी, उसमें कुछ गवर्नमेंट के मेंबर है, 3 गवर्नमेंट के मेंबर हैं, 3 आरबीआई के मेंबर हैं। वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने जो मीन रखा वो था 4%, कि 4% तक इन्फ्लेशन रखेंगे, 4 +-2 +2 या -2, यानी कि 2 से 6 के बीच में हम इन्फ्लेशन रखेंगे, 2% से 6% के बीच में। अगर इससे ज्यादा कंटिन्यू 3 बार निकल जाती है इन्फ्लेशन, तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको रीजन बताना पड़ेगा कि ये इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा क्यों हुई। ठीक है, तो जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है और मतलब कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का भी काम करती है। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं? आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो, जो कि शशिकांत दास है, इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और इन्फ्लेशन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ होगा तो देख लेते हैं हम। ठीक है, मॉनेटरी मेजर भी ले जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल के लिए, जैसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ये सब बढ़ा दिए जाते हैं। फिजिकल मेजर भी लिए जाते हैं, जैसे कि क्या किया जाता है कि मतलब कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे लोगों के पास ज्यादा पैसा ना जाए, क्योंकि पैसा जाएगा तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। तो अब क्या होगा कि फिजिकल मेजर में क्या है, टैक्स वगैरह बढ़ा दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी जाती है, ट्रेड मेजर भी लगा दिए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया जाता है, सो दैट यहाँ पे सप्लाई अच्छी रहे। रिलेटेड कंसेप्ट क्या है? डिफ्लेशन, जब प्राइस में डाउनफॉल है उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। डिसइन्फ्लेशन, जिस जिस रेट से पहले इन्फ्लेशन बढ़ रही है उससे कम रेट से बढ़े। रिफ्लेशन, एक बार बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे। ये रही देखो, डिफ्लेशन नीचे गई कम हो गया, रिफ्लेशन फिर से बढ़ गई, इन्फ्लेशन और बढ़ गई। उसी प्राइस में अगर कम, मतलब डिस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो बढ़े लेकिन कम रेट से बढ़े, फिर डिफ्लेशन। तो ये कोर इन्फ्लेशन, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? जब उसमें हम
फूड और फ्यूल के प्राइस को ऐड ना करें इन्फ्लेशन के अंदर, फूड और फ्यूल के प्राइस को, तो उसको कोर बोलते हैं, और अगर उसको ऐड कर ले तो उसे हेडलाइन बोलते हैं, क्योंकि फूड और फ्यूल के प्राइस कंटिन्यूअसली क्या चेंज होते रहते हैं। स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो, इकोनॉमी ग्रोथ बहुत कम हो और इन्फ्लेशन बढ़ती जाए कंटिन्यूअसली। स्क्यूफ्लेशन, कुछ क्वांटिटी में इन्फ्लेशन बढ़ जाए, कुछ में ना बढ़े, जैसे वेजिटेबल में बढ़ गई बाकी में नहीं बढ़ी। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, तो ये सारी चीजें हैं। एक फिलिप करवाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, जो बताता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ये तो नेक्स्ट है शोक ऑफ क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉल्यूशन। देखो ये बोल रहे हैं कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में जब जहां इतनी सारी चीजें हैं, हमने क्या क्या चलाया, नेशनल मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति, जीडीपी का हम इतना खर्च कर रहे हैं 3.4%, 11.11 लाख करोड़, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना वीक है, कितने ब्रिज गिर गए, मतलब एकदम से बिहार में इतने सारे ब्रिज हैं वो उनका कोलैप्स हो गया। तो इसके ये एक चैलेंज है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे। इतने करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए, 4.8 लाख करोड़ रुपए, इतने पैसे हम लगा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, फिर भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्टिविटी है उनको अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल क्लियरेंस कर लेते हैं हम फिर भी अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग जगह से, मतलब लेकिन फिर भी इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, करप्शन भी हो सकता है, होता ही है, हो नहीं सकता। लोकल बॉडीज हैं, कैपेसिटी नहीं है, लोकल बॉडी के पास सेल्फ इंस्टीट्यूशन नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो ये सारे इशू है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नीड, और हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पे ही मैनेजमेंट का भी काम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट हुआ, जैसे यूके हुआ, वहां पे क्या है, अलग अलग से अथॉरिटी बना रखी है, ठीक है, स्पेशल एम्फेसाइज करते हैं जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे। चाइना, सऊदी अरबिया, उनके ऊपर भी सिमिलर एजेंसी हैं, उन कंट्रीज में भी। पीएम गति शक्ति अच्छी चीज है कि हमने क्या क्या पीएम गति शक्ति में नेशनल मास्टर प्लान बनाया कि हम सारे इंस्टीट्यूट को देखेंगे, ठीक है। जीआईएस बेसिक पोर्टल बनाया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा जो जितने भी स्कीम्स है इससे लिंक करेंगे, और उसके बाद उनकी वो देखेंगे कितनी मतलब की प्रोग्रेस हुई है। इस चैलेंज के लिए एक होलिस्टिक प्रोग्राम बेस्ड अप्रोच की जरूरत है हमें। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए क्वालिटी की जरूरत है ना, क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि एक प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच बनाएंगे तो तब ही हम अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो हम कर सकते हैं। प्रोग्राम मैनेजमेंट अगर एजेंसी हम क्रिएट करते हैं जो कि मतलब जिसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही होगा, वो तभी अचीव की जा सकती है अगर हम इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स करें और प्रोफेशनल को इंक्लूड करें। उसमें इंपॉर्टेंट चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए। तो गवर्नमेंट को एक सब्सटेंशियल बजट, जब इतने सारे लोग बजट पे मतलब कि टैक्स पे कर रहे हैं और बजट से वो पैसा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जा रहा है, और फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर काम भी नहीं कर रहे, और इंडिया वर्ल्ड का ग्लोबल इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो इंडिया को तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी बनना पड़ेगा ना। अदरवाइज तो फिर मतलब कि ये पूरा सिस्टम काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें इसके लिए एक रोबस्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत है, इसमें यही बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, एक प्रोजेक्ट मौसम स्टार्ट किया यूनियन कैबिनेट ने, इसके लिए 2000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि मतलब इन्वॉल्व करेगा अपग्रेड मतलब कि आईएमडी, जो मौसम के लिए जो बताते हैं कि रेन होगी या ना होगी, मतलब वेदर फोरकास्टिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, एक जज ने बोला है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो जज ने बोला कि राइट टू बी साइलेंट, राइट टू बी साइलेंट, ये एग्जाम में भी आ सकता है, ये फंडामेंटल राइट है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल 20 पार्ट 3 में है, राइट टू बी साइलेंट ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको बोलना है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट एनएचआरसी ने क्या किया है, उसमें स्टाफ ही नहीं है, ठीक है, और जो पोस्ट हैं वो बहुत वैकेंट पड़ी हैं एनएचआरसी की। तो अब एनएचआरसी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बना था, सबसे पहले तो ये देखते हैं। स्टेचुटरी बॉडी है जो कि एक एक्ट के द्वारा बनी थी 1993 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वॉच डॉग है ये ह्यूमन राइट का, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ह्यूमन राइट के बारे में ये मतलब कि सारी बातें करता है। ह्यूमन राइट क्या होते हैं, जो ह्यूमन के, जब हम ह्यूमन है तो हमें राइट मिलने चाहिए। इसमें जो कमीशन है एनएचआरसी, मल्टी मेंबर बॉडी है। फुल टाइम मेंबर कितने होते हैं? एक चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर होते हैं, टोटल 6 होते हैं। इन 6 के अलावा कुछ मेंबर होते हैं जो कि
टेम्परेरी होते हैं कुछ टाइम के लिए 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी कि 6 तो फिक्स फुल टाइम मेंबर होते हैं, जो 7 होते हैं SC ST वुमेन BC NCPCR और डिसेबिलिटी और माइनॉरिटी, इन सबके चेयरपर्सन होते हैं 7 मेंबर। क्वालिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, चेयर जो चेयरमैन हो गया तो रिटायर्ड चीफ जजेज ऑफ इंडिया हो गया, जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। फर्स्ट मेंबर रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा मेंबर रिटायर्ड जज होना चाहिए चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जज या सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मेंबर क्या है, पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट में जिसको एक्सपीरियंस है, 3 लोग ऐसे होने चाहिए और 3 में भी एक वुमेन होनी चाहिए, ये कंपल्सन है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, चेयरपर्सन और मेंबर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे। उस कमेटी में कितने लोग होते हैं, उस कमेटी में होते हैं जी सर 3 और 3 6 लोग। प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा और यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। टर्म कितनी होती है, 3 साल या 70 साल की, और एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, और किस कहीं फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। एनएचआरसी को रिमूव किया जा सकता है कब, प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकते हैं, इंसॉल्वेंट हो मतलब कि, या फिर बाकी सब ये चीजें वो मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी के बेस पे। हाउएवर अगर मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी है तो ये जो मतलब कि रेफर कर सकते हैं केस को सुप्रीम कोर्ट के लिए इंक्वायरी के लिए, और वो जो एडवाइस आती है वो फिर बाइंडिंग आती है, प्रेसिडेंट को हटाना पड़ता है। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, वही है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब कि इसके प्रोसीजर को ये खुद सिविल कोर्ट के रूप में काम करता है, खुद हैंडल करता है। 1 साल से अगर ज्यादा हो जाए तो ये फर्दर इंक्वायरी नहीं कर सकता उस केस में, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडरी बॉडी है, इसको पुनिश करने की कोई पावर नहीं है, ठीक है, और इसके पास सो मोटो की भी कोई पावर है, सो मोटो की पावर है, एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में भी देख लिया। हिंदी एमिसिबल नो प्रोविजन, आज हिंदी डे है, 14 सितंबर है, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल आया है। इंडिया ब्रॉडेंस डायलॉग विद इंटरिम गवर्नमेंट विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बारे में है। ऑनियन देखो, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि एक्सपोर्ट हम नहीं कर सकते उस प्राइस से नीचे, मान लो $100 रख दिया कि $100 से नीचे, मतलब कि मान लो प्याज है उसके ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया, अगर कोई इंडस्ट्री उसको एक्सपोर्ट करेगी तो उससे नीचे नहीं कर सकते। वो क्यों लगाया जाता है कि जो प्रोडक्शन है वो मतलब कि जो सप्लाई है वो उस मटेरियल की, मान लो प्याज है, वो कंट्री में ही रहे, क्योंकि ज्यादा महंगे तो बाहर वाले खरीदेंगे नहीं, तो इसलिए ये लगाया जाता है। अब वो प्याज से हटा लिया गया है, ठीक है। तो ये है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। इसमें एक अथॉरिटी है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड थॉट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम रख दिया है अमित शाह जी ने। तो इस तरह से हमारा ये एडिटोरियल, WHO ने क्या किया है, क्लियर कर दिया है बावेरियन नॉर्डिक शॉर्ट कि ये जो फर्स्ट में एमपी पॉक्स, मतलब एमपी पॉक्स के लिए जो मेडिसिन है इसको फाइनलाइज कर दिया है, ठीक है। तो अब हम जो इम्पोर्टेंट जो स्टैटिक नॉलेज है थोड़ा सा जो बचा था वो हम देख लेते हैं। एक तो आज हिंदी के ऊपर एडिटोरियल आया था, तो हिंदी लैंग्वेज के बारे में क्या क्या आया है तो उसके बारे में देख ले। 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेज है। अब जो मतलब कि स्टार्टिंग में 14 थी, अब 22 लैंग्वेज हो चुकी है 8th शेड्यूल में, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था 1963 में, जिसने कंटिन्यूअस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश फाइनली कंटिन्यू रहेगी। 8th शेड्यूल में जो था, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन्यूमरेट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक, 8th शेड्यूल में दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 343 या 343, 344, 344 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के बारे में बताया गया है। रीजनल लैंग्वेज के बारे में 345, 346 और 347 के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 350 लैंग्वेज टू बी रिप्रेजेंट रिड्रेस ग्रीवियंस। 350A में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग लैंग्वेज एट प्राइमरी स्टेज। और 350B में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। 351 में क्या है, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 344 से 351 तक है, 343 से तो ये सारी चीजें हैं, ये 8th शेड्यूल की लैंग्वेज हैं जो कि 22 हैं। तो लैंग्वेज के बारे में ये सब था, आगे चलते हैं हम। इंडिया बांग्लादेश, बांग्लादेश से इतने सारे रिफ्यूजी आ रहे हैं तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही लाई करता है हमारा, ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है, ये देखो असम से बॉर्डर लाई करता है इन सब से। मुझे बताओ बिहार से बांग्लादेश का बॉर्डर लाई करता है या नहीं, ठीक है। गंगा वाटर ट्रीटी है, कृष्णा यार रिवर ट्रीटी है, रोहिंग्या रिफ्यूजी का इशू है, NRC का इशू है,
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया तो पार्ट नहीं है लेकिन बांग्लादेश बनने की कोशिश कर रहा था, तो ये इशू है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस मैंने बता दिया है क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग ये एस्टेब्लिश हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है, प्रमोट करना एक्सपोर्ट को, शेड्यूल्ड जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो ये सारी थी। उसके बाद तो इस तरह से हमने आज का न्यूज पेपर बड़ा होलिस्टिकली कवर किया। अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, सो दैट हम इसको कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट गाइज।